हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा के क्या हालात चल रहे हैं और न्यूजीलैंड के क्या हालात चल रहे हैं। पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ नॉट टू कंपेयर दीज टू कंट्रीज़, बट मैं अपना सिर्फ व्यू पॉइंट इसके अंदर शेयर करूँगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि कनाडा में रहते हैं और वो रिसेंटली न्यूजीलैंड मूव हुए हैं और कुछ अभी प्लान कर रहे हैं न्यूजीलैंड मूव होने का। तो जब भी मेरी उनसे बात होती है तो वो मुझे पूछते हैं न्यूजीलैंड में लाइफ कैसी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, कि अगर हम न्यूजीलैंड आते हैं तो हमारी जॉब लग जाएगी या नहीं लगेगी, अगर लगेगी तो क्या पे रेट मिलेगा, कार्स कैसे खरीदते हैं, हाउसिंग का क्या सीन है। तो यही हम सारे पॉइंट्स आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कि आप मेरे व्यू पॉइंट से या मेरे ओपिनियन से अग्री ना करें, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। तो मैं सिर्फ अपना इसमें एक थॉट प्रोसेस आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वेदर। आपको जैसे पता ही होगा कि कनाडा का वेदर बहुत ही हार्श वेदर है। जो विंटर्स रहती हैं वो 6 मंथ्स तक रहती हैं और वो भी वेट विंटर्स होती हैं। स्नोफॉल कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब 6 महीने स्नोफॉल रहना, इट्स नॉट ईजी टू डील विद। आप इंडिया बैठे तो देखते हैं कि हाँ बड़ी अच्छी लग रही है स्नो, पर आप उन लोगों से पूछिए जो वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं। उनको सुबह उठ के सबसे पहले बाहर आके अपने घर के ड्राइवे साफ़ करने पड़ते हैं, गाड़ियों में से स्नो हटानी पड़ती है। सो इट्स अ वेरी बिग टास्क अपना डे शुरू करने से पहले। और सेकेंडली मतलब लाइफ ऐसे लगता है कि रुक सी गई है उन 6 महीनों में। आप कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर सकते, रोड्स पे बुरी हालत हो जाती है स्नो की वजह से। तो ये एक बहुत ही बिग नो है। मेरी तो पर्सनल चॉइस नहीं है कि मैं उस कंट्री में जाके रहूं जहां 6 महीने बर्फ़बारी ही होती रहती है और टेम्परेचर भी ऐसा है, मतलब एकदम माइनस में चला जाता है। हाँ, जो लोगों को अपना स्नो पसंद है, विंटर्स पसंद है, जिनकी बॉडी एडजस्ट कर सकती है, उनके लिए बेस्ट है। और यही मैं बात करती हूँ अगर न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड के अंदर हमारे पास प्रॉपर सारे सीज़न रहते हैं जैसे कि हमारे पास इंडिया में होते हैं। समर्स रहती हैं, समर्स इतनी हार्श नहीं होती, प्लेजेंट समर्स होती हैं। मतलब अगर अभी जैसे समर चल रही है, आप देख सकते हैं कि वेदर कितना प्यारा है, धूप है। इस धूप में भी आप जाके बाहर बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और विंटर्स हैं तो विंटर्स में मतलब स्नोफॉल नहीं होती यहाँ पर न्यूजीलैंड में। मैं ऑकलैंड में हूँ, ऑकलैंड में स्नोफॉल बिल्कुल नहीं होती। इफ़ यू वांट टू एंजॉय द स्नोफॉल, आप अप इन द साउथ जा सकते हैं। साउथ में कुछ सिटीज़, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर स्नोफॉल होती है, पर कुछ मंथ्स, ठीक है। तो ऑटम रहती हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड में, स्प्रिंग इंजॉय करते हैं। तो सारे वेदर अपना आते हैं। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू इंडिया का हमारा जैसे वेदर रहता है। तो ये तो हमने कर ली बात वेदर की। सेकंड बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो क्या इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कनाडा के अंदर? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल। इट इज़ ईजी टू फाइंड अ जॉब, इट इज़ ईजी टू सिक्योर अ जॉब फॉर दोज पीपल जिनका प्रोफाइल मान लो एक हेल्थ केयर में है, या फिर वो डेटा साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी बैकग्राउंड से आते हैं। थोड़े हाई प्रोफाइल लोगों के लिए वेरी इजी टू फाइंड अ जॉब। ऑलराइट, तो आपको मतलब 80K से लेके 150K पैकेज तक की जॉब आसानी से मिल जाएगी। हाउ अबाउट स्मॉल ऑक्यूपेशनल जॉब्स, ट्रेड जॉब्स हो गई, या फिर कोई फार्मिंग के अंदर जॉब चाहता है, क्या उनके लिए भी ये उतना ही प्रोसेस ईजी है? जॉब लेना इतना इजी नहीं है उनके लिए। जो स्टूडेंट लोग हमारे आते हैं इंडिया से मूव होके, टोरंटो कोई जा रहा है, कोई वैंकूवर शिफ्ट हो रहा है, या कहीं पे भी, तो उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर जाके उनको अपना जॉब मिलती है। हो सकता है कि वो इंडिया में, मान लो जो बंदा इंडिया से मूव होके कनाडा आया है, पहले वो कहीं कहीं और किसी और फील्ड में जॉब करता हो इंडिया में, पर कनाडा में आके ज़रूरी नहीं है वो सेम फील्ड में ही उसको जॉब मिलेगी। पहले उसको कुछ सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी, उसको पेट्रोल पंप में लगना पड़ेगा, उबर ईट्स करना पड़ेगा, मतलब छोटी जॉब्स करनी पड़ेंगी सर्वाइवल के लिए। न्यूजीलैंड का जो जॉब सिस्टम है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट हाई स्किल्ड वर्कर्स को जितना प्रमोट करती है, उतना ही स्मॉल ऑक्यूपेशनल जॉब को भी प्रमोट करती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है, यहाँ पर जितनी भी ट्रेड जॉब्स हैं वहाँ उनमें जो लोग काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए,
ये जो वायर्स डालने वाले हो गए या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हो गए, ये जो लोग हैं ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उन लोगों से जो कि वाइट कॉलर जॉब्स में हैं। इनफैक्ट आईटी के लोगों से भी ये लोग ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। इनका सिस्टम बहुत ही सिंपल है। इन्होंने अपना स्किल शॉर्टेज की लिस्ट निकाली हुई है, उसके अंदर आप अपना जाके देखिए, रोल देखिए अवेलेबल है नहीं है, और अगर आपका रोल वहाँ पर है आप वहीं से सीधा अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको वीज़ा भी एलोकेट कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी। तो जॉब्स की बात हो गई। उसके बाद हम आते हैं अपना पीआर का प्रोसेस क्या है या वीज़ा का प्रोसेस क्या है। जो कनाडा में है, कनाडा का जो लीड टाइम रहता है, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम रहता है, वो बहुत ही लेंथी है और इसके अंदर आपको कुछ फंड्स दिखाने पड़ते हैं अपने अकाउंट में। शायद वो 25K से 27K है, आप एक बार चेक कर लीजिए इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट पे। तो वो फंड शायद आपको लेके भी आने पड़ते हैं कनाडा में, सो दैट अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उस फंड को यूज़ कर सकते हैं। जबकि न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड का अगेन वीज़ा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो इसमें आप इजीली पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं न्यूजीलैंड में। अगर मान लो आपका जो स्किल सेट है इनकी शॉर्टेज लिस्ट में आ रहा है, तो आप इंडिया से बैठे भी इनकी पीआर को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक सेट अमाउंट ऑफ फंड दिखाना है या लेके आना है, तो ऐसे झंझट नहीं है। वीज़ा प्रोसेस इज़ लेस कॉम्प्लिकेटेड देन कैनेडा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर तो देखो दोनों कंट्रीज़ में फ्री है, ये हमें पता है, पर अब बात ये है कि वेदर वो जो हेल्थ केयर हम फ्री है, क्या वो एक्सेसिबल है या नहीं है। क्या जब हमें चाहिए हम वो यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कनाडा का हेल्थ केयर जो है वो ईजीली एक्सेसिबल नहीं है। आपको मान लो खांसी जुकाम बुखार होता है, आप जाते हो अपना डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास, बहुत सारा वेटिंग टाइम इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, आपको पहले क्यूज़ में लगना पड़ता है घंटा 2 घंटे, उसके बाद जाके आपका नंबर आता है। और फिर जो आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है वो मतलब बहुत ही लाइट मेडिसिन होती है। तो बंदे को अगर ज़रूरत है, जिस टाइम पर नहीं मिल रहा हेल्थ केयर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई मान लो आपको सर्जरी करवानी है, कोई प्रॉब्लम आ गई है। मेरा एक फ्रेंड था, उसके स्टमक में स्टोन आ गया था, कनाडा में रहता है, डॉक्टर के पास गया तो बोले हाँ सर्जरी का उसको जो टाइम दिया वो 2 महीने बाद दिया। अब 2 महीने के लिए तो कोई ऐसे पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसने सीधा इंडिया की टिकट बुक करवाई और अपना सर्जरी करवाने चला गया। वहाँ सर्जरी करवाई 2 दिन में, उसके बाद रेस्ट टाइम था, 1 हफ्ते बाद वो फ्लाई करके कनाडा आ गया। न्यूजीलैंड में ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ का हेल्थ केयर बहुत ही स्ट्रीमलाइन हेल्थ केयर है। मान लो अगर आपको खांसी जुकाम है, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में वो आपको बता देंगे अच्छा ये आपको मेडिसिन करनी है, प्रिस्क्रिप्शन वो आपको ईमेल पे भेज देंगे। आप अपना जाइए केमिस्ट पे, वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए और आपको दवाई मिल जाएगी। अगर मान लो कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी वो सारा प्रोसेस सेट करके आपको बता देंगे अच्छा 15 दिन बाद आप आ जाइए, 20 दिन बाद आ जाइए, ये आपकी सर्जरी की डेट है। अगर बात करें मैटरनिटी केयर की, वो तो बहुत ही फैंटास्टिक है यहाँ का मैटरनिटी केयर। आपको जैसे ही पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको एक मिडवाइफ एलोकेट हो जाएगी, वो सारा आपके बिहाफ पे सारा काम करेगी। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो आपको अलग से एक मिडवाइफ और डॉक्टर एलोकेट कर दिया जाएगा। फिर आपका नेचुरल बर्थ है या सी सेक्शन है, उसके लिए अलग डॉक्टर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सारा आपके बिहाफ पे ये लोग काम करेंगे। आपको बस एक अपॉइंटमेंट और डेट भेज दी जाएगी कि इन दिनों में आपकी अपॉइंटमेंट्स है, आपने बस जाना है और वहाँ पर प्रेजेंट होना है। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है यहाँ का। हेल्थ केयर की बात कर ली, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। न्यूजीलैंड और कनाडा का अगर हम ट्रांसपोर्टेशन देखें तो कनाडा के अंदर सिर्फ बसेस चलती हैं, उनका ट्रेन सिस्टम इतना बढ़िया नहीं है। जबकि न्यूजीलैंड के अंदर हमारे पास प्रॉपर ट्रेन सिस्टम भी है और बसेस भी हैं। अगर आप गाड़ी नहीं भी लेते हो न्यूजीलैंड में, आप स्टिल सरवाइव कर सकते हो अपना रोज डेली लाइफ का। अगर ग्रॉसरी लेके आनी है, वर्क पे कम्यूट करना है, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। जबकि कनाडा में बहुत ही मतलब इनकन्वीनियंट हो जाता है जिसके पास गाड़ी अपनी नहीं होती। क्यों? अगर गाड़ी नहीं है तो आप एक सिंपल ग्रॉसरी भी नहीं लेके आ सकते, काम पे जाना तो दूर की बात है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर डेली वेजेस क्या चल रहा है और कनाडा का डेली वेजेस क्या है। कनाडा का डेली वेजेस चल रहा है अपना $15 पर आवर। ऑलराइट, न्यूजीलैंड का जो डेली वेजेस चल रहा है इन्होंने बढ़ा करके अब कर दिया 22.65, अराउंड 23। तो नो डाउट महंगाई दोनों कंट्रीज़ में ही है, पर कनाडा में महंगाई तो हुई है पर उन्होंने वेजेस इतने इंक्रीज़ नहीं किए। वेजेस उतने ही हैं पर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले जो बेसिक घर की ग्रॉसरी थी वो $60 $70 में आ जाया करती थी, अब वही ग्रॉसरी जो है $150 $120 की आती है। तो जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया है एक स्टूडेंट के लिए या फिर एक ऐसी फैमिली के लिए जिसका अच्छी अर्निंग अभी नहीं हुई, जो सेटल नहीं हुए, सरवाइव करना। न्यूजीलैंड के अंदर इन्होंने अपना महंगाई तो करी है पर साथ में वेजेस पे भी काम किया है। $23 पर आवर अगर आप ले रहे हैं तो अगर आप 8 घंटे भी काम कर रहे हैं अराउंड 170 आपके एक दिन के बन जाते हैं, जो कि एक गुड इनफ अमाउंट है जिसमें आप अच्छे से एक लाइफस्टाइल भी कैरी कर सकते हैं। तो वेजेस में थोड़ा सा फ़र्क है दोनों कंट्रीज़ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंटरटेनमेंट के बारे में। ठीक है, कनाडा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पर 6 महीने देख लो, आपको पता है स्नो पड़ती है। उसके बाद ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है। न्यूजीलैंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक सीनिक कंट्री है। आप पूरा न्यूजीलैंड कवर कर सकते हैं ऑन रोड। साउथ ऑफ न्यूजीलैंड जा सकते हैं, नॉर्थ का पूरा न्यूजीलैंड कवर कर सकते हैं ड्राइव करके, या फिर अगर आपको ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है तो वो भी बिल्कुल पास में ही लगता है। तो बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ करने का यहाँ पर स्कोप है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, ग्लेशियर्स पसंद हैं, बीचेस पसंद हैं, तो न्यूजीलैंड इज़ अ बेस्ट कंट्री फॉर यू। आप मतलब वीकेंड पे कभी भी बोर नहीं होंगे। ठीक है, तो यही बस सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। तो अगर आप इंडिया से प्लान कर रहे हैं, मेरी आपको यही सजेशन रहेगी कि अपना पूरा होमवर्क करके आइए, अपना देखिए आपके लिए क्या वर्कआउट करता है। क्या कनाडा बेस्ट है, न्यूजीलैंड बेस्ट है, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया बेस्ट हो। तो आप अपनी एक पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए, क्योंकि अगर आप एक कंट्री में मूव कर रहे हैं, आप वहाँ पर परमानेंटली सेटल होने के लिए जा रहे हैं। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप उस कंट्री को किसी भी रीज़न की वजह से लीव करके वापस आएँ। तो इट इज़ नाइस कि आप पहले से ही सारी रिसर्च करें, अपने आप को प्रिपेयर करें और फिर कोई भी स्टेप उठाएं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।